प्यारे छात्रों, अपना पाठ चल रहा था कथा साहित्य से संबंधित। एक बात तो आप लोग पहले सुन लीजिए कि आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ये आप लोगों की आसानी के लिए अभी फिलहाल मेरे द्वारा लिखी गई जो कॉलेज लेक्चरर के लिए लक्ष्य सिद्धि सोपानम किताब है। इसके 2 पत्र हैं, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। ये दोनों ही किताब आप सबके लिए बहुत उपयोगी है। लगभग सारे विषय उसमें दिए हुए हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ या आगे का जो विषय आएगा, आप लोग उस प्रकरण विशेष को देखेंगे तो अभी का सारा पेपर आपको कॉलेज लेक्चरर की जो द्वितीय पत्र है उसमें आपको मिल जाएगा। अंतर थोड़ा सा क्या होता है कि जब किसी चीज को पढ़ाने लगते हैं तो भले ही कोई भी किताब हो, लेकिन पढ़ाते समय में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो तत्काल उपस्थित होने से कुछ किताब के अतिरिक्त भी बातें रहती हैं, लेकिन मूल जो सारी चीजें हैं वो आपको किताब में उपलब्ध है। इसीलिए अभी तो आप लोग जब भी जो भी चीज पढ़े तो आपके टॉपिक के हिसाब से ही सारी की सारी चीजें आपको वहाँ मिल जाएंगी। आप वहाँ देखते रहिए। जहाँ कुछ विशेष बातें हैं वो मैं इस समय पढ़ाते समय आपको बताता रहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी नीति साहित्य के विषय में पंचतंत्र के बारे में, हितोपदेश के बारे में बताया, वो भी आपको उस पुस्तक में उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह से चाहे साहित्य के जो आप ग्रंथ देखेंगे तो चाहे काव्य की परिभाषा हो, महाकाव्य का लक्षण हो, खंड काव्य हो, चंपू काव्य हो, ये सारी चीजें आपको वहाँ मिल जाएंगी। आप इस वीडियो को सुनने के साथ साथ उस किताब को भी पढ़िए और उसके बाद में फिर प्रयास करेंगे जैसा भी होगा। तो अभी हमारा जो मूल प्रसंग था उसको लेकर के चलते हैं। तो हमने नीति कथा के रूप में ये देखा था कि 2 तरह की कथाएं हैं, एक नीति कथा और एक लोक कथा। तो जिसमें नीति कथा के बारे में हमने 2 ग्रंथों के बारे में सामान्य रूप से चर्चा की थी। क्योंकि नीति कथा हमारा टॉपिक है, इसीलिए कम से कम कुछ और जो अन्य कथाएं अपने संस्कृत में प्रसिद्ध है उनका नाम, उनका कुछ विषय वस्तु अवश्य जानकारी होनी चाहिए। इस दृष्टि से मूल जो कथानक है नीति कथा से संबंधित वो 2 ग्रंथ हमने बताए। इसके अलावा अन्य जो नीति कथा है जिसमें बौद्ध और जैन धर्म या बौद्ध और जैन आचार्यों के द्वारा लिखे गए जो नीति कथा है वो उपलब्ध है। वो यद्यपि और भी हैं, लेकिन 2 ग्रंथ या विशेष रूप से बौद्ध दर्शन का जो एक ग्रंथ है जातकमाला, ये प्रसिद्ध है। तो ऐसे कुछ ग्रंथों के बारे में अभी हम पहले चर्चा करेंगे।
अन्य नीति कथा में बौद्ध तथा जैन कवियों के द्वारा अनेक नीति कथाएं संस्कृत काव्य में उपलब्ध है, जिसमें आर्य सूर के द्वारा लिखा गया जातकमाला और इसी तरह अन्य बौद्ध ग्रंथ में अवदान शतक है, दिव्यावदान है, कुमारलाल चरित के द्वारा लिखा गया कल्पना मंडितक है। ये सब नीति कथा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जैन नीति कथाओं में उपमिति भव प्रपंच कथा है, जो महत्वपूर्ण है। अन्य कथा में भटक द्वात्रिंशिका, हेम विजय गणी के द्वारा किया गया कथा रत्नाकर, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये जो जातक माला है, ये चूँकि अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसकी जानकारी ग्रंथ के रूप में थोड़ी होनी चाहिए। ये जातक माला क्या है? तो जातक माला का नाम है जन्म की कथा। तो जन्म के अनेक जन्मों की जो कथा है, उसको एक साथ लिखे जाने के कारण माला के रूप में इसका नामकरण किया कि जन्म कहानी की माला। तो इस जातक माला में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं लिखी गई है, अर्थात बुद्ध अनेक जन्म में क्या थे, किस किस रूप में उन्होंने क्या कार्य किया, इन सारी चीज़ों की कथाएं एक साथ इस ग्रंथ में होने के कारण इसका नाम जातक माला है। ये जातक माला की जो कथा है, वो गद्य पद्य दोनों से सम्मिश्रित काव्य शैली में लिखी गई है। इस कथा के अंतर्गत अनेक उपकथाएं, कथा का मूल कथा और मूल कथा में संबंधित जुड़े हुए अन्य कथाएं जो है मूल कथाएं हैं। तो जिसमें 34 जातक कथाएं हैं, माने 34 जन्म की कथाएं हैं, जिनमें बोधिसत्व जो महात्मा बुद्ध है, उनके उदार गुणों का वर्णन है। प्रथम जो जातक हैं, उसका नाम है व्याघ्री जातक। उसको छोड़ करके अन्य जितनी भी जातक की कथाएं हैं, वो मूलतः पाली के भाषा में लिखी हुई जो जातक कथा है, उससे ली गई है। तो इस जातक माला की रचना आर्य सूर्य ने भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के चरितों की रचना काव्य के रूप में करने के द्वारा, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं, उनके द्वारा जो त्याग के स्वरूप दिखाए गए हैं, उन सब की शिक्षा के द्वारा एक आदर्श की स्थापना करना है। तो विभिन्न जन्मों के उनकी कथा के द्वारा लोगों में एक उच्च मानवीय गुणों का विकास करना इस जातक माला का मुख्य उद्देश्य है। इस जातक माला में जो एक काव्य शास्त्रीय जो पद्धति है, उसके अनुकरण करने के लिए और उस अनुकरण के द्वारा इससे जो उपदेश हमें प्राप्त होता है, वो उपदेश उसी तरह के माने गए हैं जो साहित्य के काव्य शास्त्र के क्षेत्र में कथा सम्मित उपदेश कहा गया। कथा सम्मित और दूसरा कांता सम्मित उपदेश। तो कांता सम्मित उपदेश क्या है कि जैसे आपके प्रिय हमेशा आपके हित को ध्यान में रख करके अच्छी बातें ही करती है,
उसी तरह यह जो कथा है वो मनुष्य के हित के चिंतन करते हुए अच्छी बातों का, अच्छे उपदेशों का यहाँ हमें ज्ञान कराती है। तो ये जो जातक माला है, इसमें बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा काव्य के रूप में वर्णित है और अन्य कथाओं के साथ इसके जुड़े होने के कारण, गद्य पद्यमय होने के कारण, उपदेशात्मक होने के कारण, मानवीय गुणों के विकसित स्वरूप बताए जाने के कारण ये नीति कथा में माने जाते हैं। यह जो काव्य जातक माला है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे बोधिसत्वावदान माला कहते हैं। तो जातक माला का ही नाम है बोधिसत्वावदान माला। इस में अवदान जो शब्द है, अवदान शब्द का प्रयोग होता है अच्छा कर्म, सुंदर कर्म, सुंदर कर्मों के द्वारा दिया गया उपदेश। तो इन कर्मों में सुंदर कर्म क्या है? तो दया, परोपकार, अपना आत्म उत्सर्ग, दान आदि गुणों का जो स्वरूप है वो अच्छे कर्म इसमें होने के कारण जो बोधिसत्व, जो भगवान बुद्ध, उनके सारे वर्णन होने से इसका नाम है बोधिसत्व अवदान माला। इसमें दुखियों को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व दान तक कर दिया जाना चाहिए, ऐसा उदार उपदेश बताया गया है। इसमें बोध जो है, बुद्ध बोधिसत्व कई बार अपना सर्वस्व दान करने से भी जब संतुष्ट नहीं होते हैं, तो जैसे शिव के बारे में, राजा शिव के बारे में कथा प्रचलित है, तो अपने अंगों को भी दान कर देते थे। इसी तरह अपने शरीर के अवयव को भी दान करने में हिचकते नहीं थे। भयानक विघ्न होने पर दान कर्म में हमेशा लगे रहते थे। यहाँ तक कि मांसभक्षी जो पक्षी है, उसकी भूख को शांत करने के लिए अपने शरीर के टुकड़ों को भी खिलाकर प्रसन्न करते थे। इसलिए कई जन्मों में उनके पशु योनि में जो जन्म है, जैसे शशक योनि में रह करके भी भूखे अतिथि को स्वयं को अर्पित करके उनकी क्षुधा की निवृत्त करते थे। इस प्रकार स्वयं जीवन में त्याग, तपस्या आदि के द्वारा विभिन्न जन्मों में अपने उदार व्यक्तित्व के परिचय कराने जाने के कारण ये अहिंसा धर्म के प्रभाव से जो संसार में व्याप्त जो दुख है, उस दुख को निवारण करने का संदेश हमें इस प्रकार से उपलब्ध इसमें होता है। इस तरह से यह जो कथा साहित्य है जातक माला, ये भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृत काव्य शास्त्र में एक श्रेष्ठ नीति कथा के रूप में माने जाते हैं। अवगतम। तो इस तरह से नीति कथा के रूप में ये तीन जो कथाएं हैं, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पंचतंत्र, हितोपदेश और जातक माला। इसी तरह से जो हमारे कथा साहित्य का जो दूसरा पक्ष है, जिसमें हमने भेद किया था कि दूसरा कथा है लोक कथा। तो ये लोक कथा के प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, उस दृष्टि से यदि देखें तो लोक कथा के भी कुछ ग्रंथ हैं। यद्यपि लोक कथा प्रारंभ में संस्कृत भाषा में उपलब्ध नहीं है, प्रारंभिक लोक कथाएं संस्कृत भाषा में नहीं थी, किंतु बहुत कालांतर में लोक कथाओं का संग्रह, उनका
लेखन कार्य संस्कृत भाषा में किया गया। प्रारंभिक काल में लोक कथा जो थी वो पैशाची ग्रंथ जो गुणाढ़ के द्वारा रचित है उसमें प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक लोक कथा पैशाची भाषा में, बाद में संस्कृत के कवियों ने प्राकृत भाषा की कथाओं को उसमें रूपांतरित किया। तो ऐसे जो बाद में जो रूपांतरित जो लोक कथाएं संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हुए वो कुछ कथाएं हैं। जैसे बृहत कथा, तो पहली कथा है बृहत कथा जो लोक कथा के रूप में माने जाते हैं। ये जो बृहत कथा है लोक कथाओं का प्राचीन संग्रह, जैसे मैंने कहा गुणाढ़ के द्वारा बृहत कथा के रूप में ये कहा गया। यह पैशाची संस्कृत में लिखी हुई थी। इसमें एक संस्कृत संस्करण जो है वो कथा सरित सागर के प्रारंभ में इसकी रचना के बारे में वर्णित है, जो इस समय में मूल बृहत कथा यद्यपि उपलब्ध नहीं है। बाद में कवियों ने रामायण और महाभारत के समान, जैसे रामायण को सभी काव्यों का उपजीव्य मानते हैं, महाभारत को सभी काव्यों का उपजीव्य मानते हैं, इसी तरह से इस बृहत कथा को आधार मान करके और उनकी कहानियों को लेकर के अलग अलग संस्कृत में कथा ग्रंथ लिखे गए। तो प्राचीन ग्रंथ बृहत कथा के रूप में नीति कथा है, जिस को आधार बना करके उपजीव्य बना करके बृहत कथा के जो ग्रंथ लिखे गए, इनकी 3 वाचनाएं का मतलब है 3 भाषाओं में 3 संस्करण में 3 प्रति इसके उपलब्ध होते हैं। तो पहला उसमें जो है वो नेपाली वाचना है जो बुद्ध स्वामी कृत बृहत कथा श्लोक संग्रह के रूप में है। तो पहली जो बृहत कथा के पहली वाचना नेपाली वाचना जो बुद्ध स्वामी के द्वारा लिखा गया वो बृहत कथा श्लोक संग्रह। दूसरी जो है वो प्राकृत वाचना संघ सदा गणी लेखक हुए, जिसके द्वारा लिखा गया वसुदेव हिंदी, ये ग्रंथ है, इसके रूप में उपलब्ध होता है। और तीसरा जो इसका स्वरूप है वो कश्मीरी वाचना है जो क्षेमेंद्र के द्वारा बृहत कथा मंजरी और सोमदेव के द्वारा लिखा गया कथा सरित सागर के रूप में उपलब्ध है। तो अन्य चीजों को यदि हम छोड़ भी दें तो मूल जो प्राकृत पैशाची भाषा में लिखी गई जो बृहत कथा, उसके द्वारा जो लिखे गए अन्य 3 ग्रंथ, इसमें बृहत कथा मंजरी, सोमदेव कृत कथा सरित सागर और बृहत कथा श्लोक संग्रह, 3 ये प्रतिनिधि लोक कथा के ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध है। अवगतम। तो पहला जैसे मैंने बताया बृहत कथा श्लोक संग्रह, तो बृहत कथा की नेपाली वाचना जो है इसका एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ यह है बृहत कथा श्लोक संग्रह, जो सभी वाचनाओं में जितने भी प्रति हैं, जितने भी उनके स्वरूप हैं, उसमें सबसे प्रथम होने के कारण यही वाचना अर्थात यही प्रति महत्वपूर्ण है। इसका विभाजन सर्गों में हुआ है जिसमें 28 सर्ग है, अर्थात बृहत कथा श्लोक संग्रह नाम की जो लोक कथा का ग्रंथ
ये वर्तमान में 28 सर्ग में उपलब्ध है, जिनमें 4539 श्लोक है। इसमें मुख्य रूप से नरवाहन की कथा वर्णित है, जो ग्रंथ के चतुर्थ सर्ग से उल्लिखित है। पूर्व में इसकी पूर्व पीठिका दी गई है कि कहाँ से इस कथा का अवतरण हुआ, इसका मूल कथानक जो है उस बृहत कथा में किस रूप में है। इसकी पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तावना है 3 सर्गों में, और चौथे सर्गों से ग्रंथ का प्रारंभ हुआ। इसमें भी विभिन्न कथाओं के द्वारा लोक में जो प्रचलित कथाएं थी उसको संकलित करके कुछ कल्पना के आधार पर भी है, कुछ उसमें सत्यता भी है। इसके आधार पर नीति की कथाओं को बना करके लोगों में एक व्यवहार और कर्तव्य की शिक्षा देने के लिए ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इसका भाषा संस्कृत, जिसमें प्रवाह अत्यधिक सुंदर है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, भाषा सरल और सरस है, जो सभी सामान्य जनों के लिए भी बोधगम्य है। इसमें तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक और जीवन के विभिन्न व्यावहारिक पक्षों का इसमें वर्णन है, तथा नगर जीवन की जो यात्रा है, सामान्य दिनचर्या थी तत्काल में, उन सबको लेकर के जगह जगह जहाँ किसी भी चीज के द्वारा सुंदर संदेश प्राप्त होता था, उन सभी का संग्रह इस ग्रंथ में मिलता है। तो इस तरह से संस्कृत साहित्य में उपलब्ध लोक कथा ग्रंथ में बृहत कथा श्लोक संग्रह ये सबसे प्रथम और प्रधान माना जाता है, उस बृहत कथा को छोड़कर, क्योंकि बृहत कथा उपजीव्य काव्य में है और उसी से बने हुए ये बृहत कथा श्लोक संग्रह। दूसरी जो कथा है, जिसे हम बृहत कथा मंजरी कहते हैं, तो बृहत कथा मंजरी जो है ये द्वितीय वाचना के रूप में है, जो संस्कृत वाङ्मय में विशेष ख्यात प्राप्त जो हमारे आचार्य है, अलंकार और काव्य शास्त्र के विद्वान आचार्य कवि क्षेमेंद्र ने बृहत कथा की कश्मीरी जो वाचना थी, कश्मीरी जो प्रति थी, उसको इसमें आधार बना करके इसमें इसका महत्व दिया है। इस कथा के बारे में क्षेमेंद्र का कथन है कि भगवान शंकर के मुख से जो लोक के लिए कल्याणकारी उपदेश दिया गया, वो दुर्भाग्य से पिशाच के द्वारा ग्रहण कर लिया गया। इसीलिए पिशाच के द्वारा ग्रहण किए जाने के कारण उसे पैशाची वाणी कहते हैं, और पैशाची वाणी में ये उपलब्ध होने के कारण, ये चले जाने के कारण इसमें विघ्न होने लगे, जिसको दूर करने के लिए मैं, क्षेमेंद्र कह रहे कि मैं इसको संस्कृत के रूप में परिवर्तन करके लिख रहा हूँ। तो इस तरह से बृहत कथा मंजरी को संस्कृत में आचार्य क्षेमेंद्र ने लिखी है। बृहत कथा मंजरी में जो भी कथाएं हैं, उनको भी अलग अलग खंडों में, जिसे खंड को उस पैशाच की भाषा में लंबक कहते थे, तो 18 लंबकों में विभक्त है। इसमें प्रायः 7000 श्लोक हैं। बृहत कथा के जो पूर्व नाम, जिसमें अध्यायों का नाम लंबक है, आचार्य क्षेमेंद्र ने उन चीजों को, जहाँ जहाँ जो जो चीजें थी, उसको संकलित करके
संस्कृत में अलग अलग एक गुच्छ के रूप में तैयार किया। इसके जो मुख्य जो भाग हैं जिनमें विभिन्न कथाएं वर्णित हैं, उसमें कथापीठ, कथामुख, लावानक, नरवाहन जन्म, चतुर्दारिका इत्यादि अनेक नाम के द्वारा इसका उपविभाग या कथानक का नाम रखा गया, जिसके द्वारा उनके विभिन्न कथाओं को उसमें जोड़ा गया है। और इसका मुख्य नायक जो है वो नरवाहन है। तो इस तरह से आचार्य क्षेमेंद्र ने इस बृहत कथा मंजरी में नरवाहन को आधार बना करके, नरवाहन को नायक बना करके उनके विभिन्न कथाओं का इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें अनेक शत्रु राजाओं के द्वारा किस प्रकार नरवाहन पराक्रम के द्वारा उन सभी शत्रु राजा को जीतता है। उसकी पत्नी जो मदन कंचुका कलिंग राजकुमारी है, उसके साथ में उनके विवाह की कथा, और उसके बाद उस नरवाहन के द्वारा अनेक सुंदरियों से विवाह। तो ये सब विभिन्न कथाओं के माध्यम से और उनके परिणामों के माध्यम से संस्कृत साहित्य में अच्छे नीति परक लोक कथाओं का संग्रह इसे माना जाता है। इस तरह सभी कथाओं में उपदेश वाक्य जोड़े जाने के कारण, हास्य व्यंग और दार्शनिक रहस्यों के विशेष चित्रण किए जाने के कारण यह कथा ग्रंथ अत्यधिक प्रसिद्ध और लोक में प्रचलित रहा है। इस तरह से संस्कृत साहित्य के लोक कथा में बृहत कथा मंजरी का मुख्य स्थान है। अवगतम। तीसरा जो प्रायः अधिक चर्चा में है, जो सर्वत्र विद्वानों में प्रचलित है, वो है कथा सरित सागर। यह जो है, ये जो मूल बृहत कथा थी पैशाची भाषा में, उसका सबसे अर्वाचीन और विशालतम संस्कृत संस्करण है। सबसे बड़ा संस्करण यही है संस्कृत का, कथा सरित सागर, जिसको एक बड़े कहा जाए तो महाकाव्य की जो सीमा है उस सबसे भी बहुत बड़ा ये कथा सरित सागर ग्रंथ है। तो बृहत कथा का यह अर्वाचीन और विशालतम संस्कृत संस्करण है। इसकी रचना कश्मीरी पंडित जो सोमदेव है, उन्होंने कश्मीर नरेश की जो पत्नी है, उस पत्नी सूर्यवती के मनोविनोद के लिए इसकी कथा कही गई है। तो इसमें मनोविनोद के लिए कथा बनाए जाने के कारण यह अत्यंत हृदयग्राही, लोगों में एक जिज्ञासा और पढ़ने के प्रति एक जो भावना है वो ज़्यादा देखी जाती है। तो अत्यंत रोचक, सहृदय और सभी को प्रभावित करने वाले विभिन्न कथाएं इसमें दी गई है। इसका भी विभाग उसी कथा मंजरी की तरह लंबकों में है, लेकिन उसके अतिरिक्त इसमें जो उपविभाग किया गया है वो तरंगों में किया गया है। तो इसमें विभिन्न तरंगों में ये एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें 21,400 के लगभग इसमें श्लोक हैं, जो 18 खंडों में कह लीजिए या लंबकों में बटा हुआ है। और उस में भी बड़े जो छंद हैं, उन छंदों में, बड़े छंदों में 631 के लगभग श्लोक हैं।
और अन्य छोटे छंद अनुष्टुप आदि में कथाओं के बीच बीच में बड़े प्रवाहपूर्ण और कथा शैली के रूप में लिखे गए हैं। इस कथा में सोमदेव के द्वारा जो जोड़ी गई, जो अपनी प्रतिभा के द्वारा विशेष संदर्भ में सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, जो संस्कृति से संबंधित सामग्री है, जो भारतीय दर्शन सिद्धांत के भी नीति हैं, उन चीज़ों को भी इसमें जोड़ा गया है, जिससे ये ग्रंथ इतना विस्तृत हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार के रोचक उपदेश प्राप्त होते हैं। तो इसमें समाज के जो दोनों पक्ष हैं, अर्थात अच्छाई और बुराई, उन दोनों से होने वाले परिणाम, उन सभी को कथा के माध्यम से इसमें दिखाया गया है। अवगतम। तो इस तरह से इसमें अन्य कथाओं से भी कथा ली गई। जैसे इससे पूर्व की कथा जो पंचतंत्र है, उस पंचतंत्र की भी बहुत सारी कथाएं इसमें मिलती है। संक्षेप में, जहाँ ये एक और भारतीय दर्शन में कथाओं का सागर कहा जाता है, वही मानव जीवनोपयोगी विभिन्न नीति सूक्तों का ये भंडार माना जाता है। अवगतम। तो इस तरह ये नीति शास्त्र कथा में, लोक नीति लोक कथा में हमारे यहाँ विशेष रूप से 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। अन्य कथाओं में जैसे आप जिसका रूपांतरम हिंदी में बेताल, विक्रम बेताल की कथा कहते हो, बेताल पचीसी है, सिंहासन बतीसी है, ये सब भी ग्रंथ लोक कथा के रूप में संस्कृत में उपलब्ध हैं। बेताल पंचविंशति, सिंहासन द्वात्रिंशिका, सुक सप्तति आदि भी प्रसिद्ध लोक कथा ग्रंथ संस्कृत में माने जाते हैं। तो ये तो एक तरह से इस तरह की स्थिति है, जिसका वर्णन हमने आपको कथा साहित्य के रूप में आपको 2 भागों में, नीति कथा के रूप में और लोक कथा के रूप में हमने वर्णन किया। अब जो अपने ये सारी किस्में हम बता रहे थे, ये गद्य काव्य में होते थे, जिसमें हमने कहा कि गद्य काव्य का ही जो एक रूप है, उसमें ये एक कथा भी है और एक आख्यायिका है। तो कथा और आख्यायिका में हमने प्रथम दिन कथा की परिभाषा दी थी और आख्यायिका की परिभाषा दी थी, जिसमें हमने प्रथम जो कथा थी उसका जो विभाग करके कि कथा के 2 भेद, नीति कथा और लोक कथा, उसकी जानकारी दी। आख्यायिका के बारे में भी सामान्य रूप से जो हमारे लक्षण हमने बताए हैं, उसके आधार पर जो जो ग्रंथ हैं, तो इन दोनों को समेकित रूप में यदि हम देखें और आपको परीक्षा के रूप में जो विशेष ग्रंथ गद्य साहित्य के हैं, वो कथा है या वो आख्यायिका है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, जिसकी चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे द्वितीय पत्र में, जब हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। लेकिन सामान्य चर्चा के लिए भारतीय संस्कृत वाङ्मय में गद्य साहित्य जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, उसमें कथा और आख्यायिका के रूप में कौन कौन से ग्रंथ माने जाते हैं, उसका यदि केवल एक नाम रखें ध्यान, उसमें क्योंकि अभी प्रसंग है तो उसका प्रसंग बता देते हैं कि जैसे दंडी का 10 कुमार चरितम है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो दंडी का 10 कुमार चरितम है, ये संस्कृत साहित्य में कथा और आख्यायिका का जो भेद किया गया है, इस रूप में यद्यपि अधिकतर विद्वान इनको दोनों का सम्मिलित रूप मानते हैं, लेकिन यदि काव्य शास्त्रीय परिभाषा की जो दृष्टि से यदि हम देखें, तो उस रूप में ये आख्यायिका माना जाता है।
तो दंडी का 10 कुमार चरितम शास्त्रीय परिभाषा के रूप में आख्यायिका ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं। इसी तरह से सुबंधु की जो वासव दत्ता है, आचार्य सुबंधु के द्वारा लिखे गए जो वासव दत्ता ग्रंथ है, ये आख्यायिका के अंतर्गत आते हैं। बाणभट्ट के द्वारा लिखित जो हर्ष चरित है, ये भी आख्यायिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कादंबरी जो है वो कथा के अंतर्गत माने जाते हैं। तो बाणभट्ट की कादंबरी संस्कृत साहित्य की कथा के रूप में, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित आख्यायिका की श्रेणी में, सुबंधु के द्वारा लिखी गई वासव दत्ता आख्यायिका की श्रेणी में माने जाते हैं। इसी तरह से अर्वाचीन और प्राचीन संस्कृत का जो संयोग स्वरूप है, जो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखे गए जो उपन्यास है, मूलतः इसको उपन्यास ग्रंथ कहा जाता है, शिवराज विजयम। तो शिवराज विजयम यद्यपि उपन्यास ग्रंथ के रूप में ग्रंथकार ने इसको स्वयं कहा है और अधिकतर लोगों में इसकी इसी रूप में अवधारणा है। लेकिन यदि हम इसको शास्त्रीय परंपरा की दृष्टि से देखते हैं तो काव्य शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार यह शिवराज विजयम आख्यायिका के अंतर्गत माना जाता है। तो इस तरह से आज हमने अपने संस्कृत साहित्य के सिलेबस के आधार पर जो ग्रंथ है कथा और आख्यायिका, इसके बारे में हमने देखा। अब हम आगे चर्चा करेंगे इसके आधार पर जो हमारा सिलेबस है कि चंपू काव्य किसे कहते हैं, कौन कौन से ग्रंथ चंपू काव्य के अंतर्गत आते हैं, प्रसिद्ध हमारे चंपू काव्य कौन है, इस सब की चर्चा करेंगे। इसके बाद में और जैसे भी ये सिलेबस में हमारे हैं इसकी क्रमिक चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो आपका मूल प्रश्न, जो पहला प्रश्न है जिसमें विभिन्न काव्यों की परिभाषा, जिसके संबंध में अधिकतर इस टॉपिक में से अधिकतर प्रश्न उसी में से आता है कि विभिन्न आचार्यों के काव्य की परिभाषा क्या है, रस के बारे में क्या लोगों का अभिमत है। तो इस सब के अंत में इसको लेंगे। तो इस तरह आपकी कथा और आख्यायिका का यह स्वरूप अभी संपन्न होता है। फिर मुझे लगता है कि कल हम तीनों को लेकर के एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब केवल शास्त्रीय दृश्य, केवल लक्षण और उसमें प्रसिद्ध ग्रंथ की चर्चा करेंगे। तो चंपू आदि जो है खंड काव्य और महाकाव्य, ये सब जितने हैं इनकी चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कि कल ये प्रश्न जब संपन्न हो जाएगा तो काव्य से संबंधित विशेष प्रश्न में हमारा 1-2 दिन का समय लगेगा, उसको फिर चर्चा करेंगे। तो आज इसको यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा और बीच में आधा छूट जाने से एक प्रसंग अपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए एक प्रसंग समाप्त होने के कारण इसको यहीं बंद करते हैं।